Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are doing well. I welcome you all in these exam focused revision classes, February 2022. We are about to commence our fourth of total 5 sessions of CAF 2 text practices. The timing of these sessions are from 2 p.m. to 5:15 p.m. with break of 15 minutes. These sessions are also available at ICAP houses Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Ujranwala, Islamabad, Peshawar. The students of other cities and abroad can join us using ICAP's students Facebook page, which is icap.ca-students. The material being used today will be available through a link in comments section of this video on our Facebook page. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for these sessions. You all know that Mr. Ali Imran has an experience of more than 7 years of teaching CA students. His passion is vivid, and you know his passion is increasing day by day. Without any further ado, please welcome Sir Ali Imran. अस्सलाम वालेकुम जी. लेटेस्ट अटेम्प्ट थोड़ा सा डे 4 सेशन 1 हमने बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल प्लान किए हुए हैं इस सेशन में ना, और इंशाल्लाह 14 अटेम्प्ट्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो डिस्कस करनी है हमने इस सेशन में. लेटेस्ट अटेम्प्ट जो है वो करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह. जो इस पिछले अटेम्प्ट में जो सवाल आया है, मेरे मुताबिक बिजनेस में 2 तरह के सवाल आते हैं. एक में वो आपसे डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस से रिलेटेड वर्किंग ज़्यादा करवाता है, और एक टाइप है जिसके अंदर वो बाकी एडजस्टमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है. समहाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने दिया होता है, आपको डिडक्शन अलाउ है, डिडक्शन अलाउ नहीं है, पहले अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है, टैक्स वालों ने माइनस करने की इजाज़त दी है या नहीं दी, अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया हुआ, टैक्स वालों ने माइनस करना है या नहीं करना. ये वो सारी एडजस्टमेंट जो हमने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेशन में डिटेल में पढ़ाई थी, उसकी बेसिकली एप्लीकेशन होती है. तो सर प्लान तो मेरा यह है कि 2-3 सवाल करवा दूं. खैर मेरे पास इंशाल्लाह आप लोगों की रिसीविंग, जितने आप रिसेप्टिव हुए बेहतर, उतना हम इंशाल्लाह इस सेशन में ज़रूर कर लेंगे. सेम पैटर्न फॉर्मेट वही है जो आपको कल बताया था सैलरी वाले सेशन में. हाँ, बिजनेस का न्यूमेरिकल है, आपको फौरी तौर पे देखते ही नज़र आता है कि जनाब ये तो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब है बिजनेस का न्यूमेरिकल है. और पैटर्न वही, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद सवाल पढ़ना है और सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं. दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई करना है कि कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो नहीं है, कोई टैक्स क्रेडिट तो नहीं है, उसको मार्क कर लेना. ठीक हो गया सर, करते हैं सवाल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute total income, taxable income and net income tax payable. सर ये अब्बास अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये वाला क्वेश्चन है. आपको समझ आ गई. टोटल इनकम भी दिखानी है, टैक्सेबल इनकम भी, नेट टैक्स पेबल भी. सर अब्बास अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग various consumer goods under the name and style of Kamyab Enterprises. Following information has been extracted from KE's record for the year ended 30th June 2021. सर सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है,
जीपी है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हवाले से वो कहता है सर याद रखिएगा दो तरह की एडजस्टमेंट होती हैं, मैं बच्चों को बहुत बार बताया है लेकिन मुझे लगता है बहुत से बच्चों को नहीं पता। कई बार वो कहता है इस आइटम या इस सप्लाईज के अंदर या इस एक्सपेंस के अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो इसका मतलब होता है वो ऑलरेडी शामिल हैं, उनको एडजस्टमेंट के मुताबिक माइनस करना है या नहीं करना। और जब वो कहते हैं ना एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है वो शामिल नहीं है, उसको अकॉर्डिंगली डील करना होता है। बाद का स्टूडेंट इस चीज को ही पिक नहीं कर पाते। ले सर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.2 मिलियन की थी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो 1.2 मिलियन की थी। पेज नंबर बुक का जरा देख लीजिए, लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है 255। सर जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपए है, आपको पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो रिवर्स होती है, और प्लांट एंड मशीनरी इतनी थी, WDV उसने दी हुई है, यानी ओपनिंग WDV जब उसने दे दी और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दे दी, आपको एक सिग्नल मिल गया कि इस साल की डेप्रिसिएशन आपको खुद कैलकुलेट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मोटर व्हीकल। A new computer was purchased on 1 अप्रैल 2021 for 150,000। मोटर व्हीकल जो थी विच वॉज परचेज्ड ऑन 15th जून 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 750,000 ऑन 31 मई 2021। मोटर व्हीकल जो थी वो कितनी थी जनाब, जो आपने परचेज की थी वो 1 मिलियन की थी। कब परचेज की थी? 15 जून 2019। और ये सेल किया आपने इस साल में 7.5 लाख रुपए। सर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता चलूं, पहले बताया वह दोहराता चलूं कि सर अगर 2021 से पहले कोई एसेट खरीदा था तो फुल इन द ईयर ऑफ परचेज और नील इन द ईयर ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट था। 2021 के बाद खरीदे तो 50% इन द ईयर ऑफ परचेज एंड 50% इन द ईयर ऑफ सेल है। सर ये 2019 में खरीदा है, इसका मतलब है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज हो गया होगा, अब जो बेचा है तो नील इन द ईयर ऑफ सेल होगा। यस और नो? सर एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू अ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑन 23 मार्च 2021 एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सर अप्रैल की सैलरी एडवांस में दे दिए, 40,000 रुपये दिए हैं। सिंस ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ द अमाउंट द बैंक्स वर क्लोज्ड और ही वॉज पेड इन कैश। सर कैश में 40,000 रुपया पे कर दिया है। सर सैलरी कितनी कैश में अलाउ? 25,000 तक अलाउ है, यानी ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होना था। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो कहता है इन हाउस रिसर्च की है कई के बिजनेस ने और उस पर सैलरीज लगी हैं 8,80,000 रुपये की जो साइंटिस्ट को दी है, मटेरियल लगा है 2,000-30,000 रुपये का, और 7 लाख रुपए रिसर्च पर लगे हैं जो चाइना में की गई है। सर कल आपको बताया था रिसर्च के हवाले से दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए और पाकिस्तान में हो। ये जो चाइना में रिसर्च की गई ना, ये काम गलत हो गया। सर ये वाला एक्सपेंस भी ऐड होना चाहिए। ये जो कैश में सैलरी दी थी 40,000 रुपये, ये वाला एक्सपेंस भी ऐड बैक होना बनता है। बाकी जो एक्सपेंस हुआ है सैलरीज पर और मटेरियल पर वो तो ठीक है। वो कहते हैं द एक्सपेंसेस वाज नॉट रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट एज इट कुड नॉट प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ मोर देन। तो ये इंटेंजिबल एसेट के तौर पे जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बल्कि एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस में शामिल था। माइनस होना चाहिए था, माइनस ही किया हुआ है, लेकिन चाइना में जो रिसर्च हुई है ना, ये वाला एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन नहीं है।
अच्छा, सिर्फ 2 मिनट पॉज करेंगे हम, उसके बाद आगे चलेंगे। जो लोग फिजिकली मौजूद हैं एक बार प्लीज सवाल पढ़ लीजिए। आप लोग जरा सवाल पढ़ लीजिए ताकि जब हम डिस्कस करें तो दिक्कत ना हो। लिंक शेयर कर दिया, इस क्लास का लिंक ग्रुप्स में शेयर कर दो। नहीं सर, हम रिज्यूम करते हैं। सर जी, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में उसने सबसे पहले ये बताया कि इन हाउस रिसर्च एक्सपेंसेस हैं, 8,80,000 की सैलरीज दी हैं, 2,30,000 का मटेरियल था। ये दोनों चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन 7 लाख रुपए का रिसर्च का खर्चा जो चाइना में किया गया था, हमने पढ़ा कि ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, तो इसको ऐड बैक करना चाहिए था। फिर उसके बाद आ गया जी 6,50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे की है इंडस्ट्रियल प्लॉट को खरीदने के लिए। सर, अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट को खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट पे की है तो ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है ना सर। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ गोड्स वर्थ 2,25,000 फॉर अ सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा, द पेमेंट वॉज मेड थ्रू क्रॉस चेक। सर, बकरियां खरीदी गई हैं ईद उल अजहा के लिए, इसका बिजनेस बकरे, चलो जी, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है सर? इसका बिजनेस से कोई याद रखिएगा, डोनेशन, सदका, खैरात हम लोग करते हैं, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं इसको ऐड बैक करो। ये बिजनेस जनरेट करने के लिए हेल्पफुल नहीं है, ये इसकी वजह से बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा। मैं ऐड बैक करने की बात कर रहा हूं सर। ऐड बैक होगा चूंकि टैक्स वाले अलाउड एज डिडक्शन नहीं मानते। डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, यस मिलता है, मैंने तो वो वाली साइड डिस्कस नहीं की अभी। परचेज ऑफ गोड्स वर्थ 225,000 फॉर सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा, और ये जो है ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। सर आगे, डोनेशन ऑफ ₹1,00,000 टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ दिस अमाउंट वॉज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन द 13th स्केड्यूल। सर ये 1 मिलियन की डोनेशन है सर, इस पर मिलना है टैक्स क्रेडिट। लिख दिया सर, लिखना है। अभी तक जितना किया सारे का सारा बिजनेस था, ये एडजस्टमेंट टैक्स क्रेडिट की है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। सर जी, ये एडमिन और सेलिंग में शामिल है या नहीं शामिल? सर जी नहीं शामिल, एडमिन और सेलिंग में नहीं। ये सर एडमिन और सेलिंग में इंक्लूड है,
ये तीनों चीजें सर ये एडमिन और सेलिंग में शामिल है। यानी एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस में ये वाला 2 लाख भी शामिल है जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दिया गया था। सर ये वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है सर, ये क्या होगा, ये ऐड बैक हो जाएगा। सर इसको ऐड बैक करेंगे। आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस को अगर खर्चा किया हो तो उसका क्या मिलता है? सर इसका टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। सर जी देखिए इसने लिखा हुआ है एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, इसका मतलब है ये 1 2 ये वाले खर्चे शामिल है, ये वाले खर्चे भी शामिल है, ये वाले खर्चे शामिल है एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस में। तो इसका मतलब ये है कि एडमिन और सेलिंग में से ये ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, जबकि इंश्योरेंस को माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। इसका क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसको सर ऐड बैक कर देंगे। सर टैक्स क्रेडिट नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐड बैक भी करना। अदर इनकम में क्या शामिल है? एन अमाउंट ऑफ ₹720,000 received from income tax department on account of refund related to 2018. This includes additional payment of 80,000. सर ये पॉइंट कभी पढ़ा आपने? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको पढ़ाया था कि अगर रिफंड जितना मिलना था इससे ऊपर एडिशनल पेमेंट मिल गई तो सर ये टैक्सेबल होगी। अच्छा अभी तक सारे का सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे थे सर, ये पहली एडजस्टमेंट आई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। सर कैपिटल गेन अदर इनकम में शामिल है। सर क्लासिफिकेशन की गलती है, क्या इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करेंगे, अदर सोर्स में शामिल करेंगे। अदर इनकम में दूसरी चीज शामिल है कैपिटल गेन, 4,30,000 का एक और 2.5 लाख का एक, जो उसने कहां से कमाए थे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कमाए थे। एक लिस्टेड कंपनी थी और दूसरी अनलिस्टेड कंपनी थी। 4,30,000 पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी थी और 2.5 लाख जहां से कमाया वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी। सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर जी जो लिस्टेड कंपनी है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगी, वो सेपरेट ब्लॉक आइटम होगी, और जो अनलिस्टेड कंपनी है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगी, वो अदर की डेफिनेशन में फॉल होगी, और वो एनटीआर आइटम होगी। यस और नो? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ। बाय चांस न्यूमेरिकल में कोई ऐसी बात नहीं आई जो मैंने स्किप की हो, और आप गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह जब, तो आप रियलाइज करेंगे कि अभी तक जितने एरियाज हमने पढ़ाए मैंने मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा दी हैं। सर जी वो कहता है बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है, वो कहते हैं अंडर द प्रोविजन आप टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल कैलकुलेट करें टैक्स ईयर 2021 के हवाले से। सर बंदे का नाम है मिस्टर अब्बास। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल कर देने हैं यार। और टैक्स ईयर क्या है? ठीक हो गया। अच्छा जनाब ये बात अगर आपको समझ आ गई, यहां पर लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उसके बाद क्या कर लेना है? सफा पलट लेना है सर। इसके बाद आपने सफा पलट लेना है और वर्किंग शुरू कर देनी है। वर्किंग नंबर 1। सर आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल में वर्किंग शुरू कहां से करते हैं? सर अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर 12707,000। ये आपने इसके बाद सबसे पहले 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करते जाते हैं। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए 1.2 मिलियन की। उसके बाद आ गया
प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स कितनी थी, मोटर व्हीकल कितनी थी। सर डेप्रिसिएशन टैक्स की इसने हमें कुछ नहीं बताई, ओपनिंग WDV दे दी है। सर ये दोनों इशारे हैं, ये दोनों इंडिकेशंस हैं कि ये काम आपको खुद करना है। सर ओपनिंग WDV जो उसने दे दी है ना, ये बहुत क्लियर है इससे कि आपने ये वाली वर्किंग खुद करनी है। सर जी एक काम हम ये करते हैं कि हम 1 बाय 1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक वर्किंग बना लेते हैं। लेट इट बी वर्किंग नंबर 1.1 टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा जनाब, टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं और प्लांट एंड मशीनरी की इसने कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई और कुछ भी नहीं बताया। यहां पर सिंपल लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी और वो कितना आएगा भाई 6860,000 का कितने %? सर जरा बताइएगा। सर जी दूसरे नंबर पे आ गया कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सर कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डेप्रिसिएशन इसलिए आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि सर इसमें नई चीज का इजाफा भी हुआ। कंप्यूटर के अंदर जो है वो न्यू कंप्यूटर भी परचेज हुआ है, तो इस पर सिंपल 15% तो नहीं ना लगा लेंगे। अच्छा नया कंप्यूटर परचेज हुआ है, मेरे ज़हन में तो फौरन आया कि सर इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए। यस और नो? सर कंप्यूटर नया खरीदा है ना, इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए। सर जी इनिशियल अलाउंस मिलना चाहिए और ये मिलेगा 150,000 का 25%। जी भाई 375,000। सर आइडियली आपको पता क्या करना चाहिए, सिर्फ 00 है। सर आइडियली आपको ये करना चाहिए, एक कैलकुलेटर पकड़ें और फोकस करें कि सर सवाल हल किस तरह कर रहे हैं। आइडियली ये करना चाहिए, यानी आप फौरी तौर पे सवाल नोट करें। आपको PDF कल भी शेयर कर दी थी, आज भी कर देंगे। सवाल को समझें, सवाल सामने खोल के रखें और स्क्रीन पर आ रहा है सवाल, कैलकुलेटर पकड़ के साथ साथ कैलकुलेशंस करें बस। ले सर इनिशियल अलाउंस आपके पास आ गया और ये न्यू कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन भी होगी ना। सर कितनी होगी 150,000 में से लेस कर देंगे 37,500 और इसका कितने % लेंगे। सर पेपर में गिवन होगा, एंड पे देख लीजिएगा, लेकिन कंप्यूटर पे पता होना चाहिए 30% है। जी भाई सर 30। अच्छा आप देखिएगा ये 2021 में खरीदा है, ये 2021 में खरीदा। अगर कोई एसेट 2021 में खरीदा गया होगा तो उसका 50% लेंगे। यस और नो? सर इस 30% का भी 50%। जी भाई 16,875। सर ये आपकी कंप्यूटर वाली डेप्रिसिएशन जो नया कंप्यूटर खरीदा है उसकी तो हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की भी हो गई। मोटर व्हीकल है इसके बाद। मोटर व्हीकल जो परचेज की थी ना 2019 में 10 लाख की, वो बेच दी है 7.5 लाख की 2021 में। सर एक बात ज़हन में रखिएगा, यहां पर इसने जब भी वो आपको कहे ना कोई एसेट डिस्पोज किया है तो यहां पर अपने ज़हन में 2-3 स्टेप रखें। स्टेप नंबर 1, एसेट डिस्पोज करने पर अकाउंटेंट ने कोई गेन या लॉस निकालना होगा, सबसे पहले उसको रिवर्स करना। दूसरे नंबर पे आपने टैक्स के मुताबिक गेन लॉस कैलकुलेट करना है और टैक्स के मुताबिक जो गेन लॉस कैलकुलेट करना है उसको ऐड या लेस करना। मेरी बात समझ आ रही है? सर ये ज़हन में रखिएगा, यहां पर इसने खुद कह दिया कैरिंग वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू सेल प्रोसीड। इसका मतलब समझते हैं?
सेल प्रोसीड और कैरिंग वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई गेन लॉस निकला ही नहीं। तो आपको कोई गेन लॉस चूंकि निकला नहीं है तो आपको वो रिवर्स भी नहीं करना। आम रूटीन में या जो सवाल आपको आना है मैं अभी बता रहा हूं, उसके अंदर गेन लॉस पहले कैलकुलेट करें अकाउंटिंग के मुताबिक, और फिर उसके बाद वो वाला कैलकुलेट करके वो वाला माइनस करेंगे और टैक्स वाला निकालेंगे। या अकाउंटिंग के मुताबिक जो गेन है वो उसने ऑलरेडी दिया होगा, वो पहले रिवर्स करेंगे। गेन है तो माइनस करेंगे, लॉस है तो ऐड बैक करेंगे। सर रिवर्स का मतलब यही होता है ना। वो करने के बाद फिर टैक्स की डेप्रिसिएशन नए सिरे से निकाल के उसके मुताबिक जो गेन लॉस होगा उसको काउंट फॉर करेंगे। यहां पर गेन लॉस का मसला तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैरिंग वैल्यू मोटर व्हीकल उसने खुद बता दी हुई है। अलबत्ता एक इशू है, सर सेल प्रोसीड उसने दी हुई है, सर 750,000। सर WDV कैलकुलेट करनी है, WDV कैलकुलेट करनी है, और ये है क्या? व्हीकल। और जब व्हीकल सिर्फ लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि ये व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। जब भी सिर्फ व्हीकल लिखा हो तो अंडरस्टूड इसका क्या मतलब होता है? ये मैं क्यों कह रहा हूं सर? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का मतलब है इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। अगर व्हीकल सिर्फ व्हीकल लिखा हो तो अंडरस्टूड है नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, और अंडरस्टूड है कि इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं लिया हुआ या नहीं मिलना। वो आपको क्लियरली बताएगा कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है, या वो आपको क्लियरली कंपनी का बिजनेस बताएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है या व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है। अच्छा, अगर ये व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है तो WDV निकालने के लिए मुझे पहले निकालनी पड़ी कॉस्ट। कॉस्ट है सर 1 मिलियन। सर उसके बाद 2019 में खरीदा था सर, ये एसेट 15 जून 2019 में खरीदा था, यानी टैक्स ईयर 2019 की डेप्रिसिएशन पड़ गई सर जी कितनी? 1 मिलियन का 15%। जी भाई बताइएगा। 150,000। इसके बाद आ गया टैक्स ईयर 2020 की डेप्रिसिएशन सर 850,000 का 15%। जी जरा बताइएगा। 127,500। सर इसी सवाल में इसने एक बात कही है सर, ये कहता है मोटर व्हीकल परचेज की गई थी 15 जून 2019 को किस कॉस्ट पर? 1 मिलियन की कॉस्ट पर। कैरिंग वैल्यू ये थी सर, ऊपर लिखा हुआ ये देखिए जरा ध्यान से, मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए कितनी इस्तेमाल हो रही है? 80%। इसका मतलब है जो डेप्रिसिएशन अलाउड एज डिडक्शन होगी वो कितनी होगी सर? 1.5 लाख नहीं होगी, बल्कि 80% अलाउड एज डिडक्शन होगी, 20% अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी, यानी 20% नॉट अलाउड। सर 150 का 20% लीजिए 30,000। 127,500 का 25% लीजिए 25,500। सर ये नॉट अलाउड है सर। जब वो खुद कह रहे हैं कि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 20% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपको कल पढ़ाया अगर एसेट पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज हो तो जितने % बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा उतने % डेप्रिसिएशन अलाउ। लेकिन जब WDV कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे एसेट पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, WDV कैलकुलेट कीजिए और ऐसे करें जैसे ही एसेट पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। सर जी क्या बनेगी? 722,500। लेकिन जब WDV कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल
तो वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड एज डिडक्शन नहीं थी उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर। सर वो तीनों स्टेप जो मैंने बताया था, 4 बातें बड़ी कीमती हैं, उसमें सबसे पहली बात ये थी, और वो तीनों स्टेप यहां पे अप्लाई हुए हैं। सर जी जरा टोटल कीजिए, नॉट अलाउड एज डिडक्शन बन रहा है 55,500। सर ये ऐड कर दीजिए, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, इसको ऐड करना है जी, 778,000। सर ये WTV आ गई उस एसेट की एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। 3 स्टेप थे, तीनों अप्लाई हुए हैं सर यहां पे। और आपने WTV जब कैलकुलेट कर ली 778,000, मुझे बताएं गेन आया या लॉस आया? सर ये लॉस आ रहा है बड़े भाई, 28,000 का क्या आ गया सर? 28,000 का लॉस आ गया सर जी। ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। यहां पर ये चीज कैलकुलेट कर ली कि जो लॉस है ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल कितना बनता है भाई? 28,000। ये तो कंफर्म माइनस होना। बात अभी भी यहां पर भी खत्म नहीं हो रही। मोटर व्हीकल जो थी उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनी? कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन, नया कंप्यूटर खरीदा था उसकी डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल ली थी। पुराने कितने कंप्यूटर पड़े हुए थे? तो कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लीजिए, 8 लाख का 30%। जी भाई 240,000। और इसके बाद ये जो बाकी रह गए सर, मोटर व्हीकल की कितनी डेप्रिसिएशन होगी? सर मोटर व्हीकल टोटल कितने की मौजूद थी? 3 मिलियन की। इसमें से माइनस क्या करेंगे सर जी? जो मोटर व्हीकल बेच रही है वो माइनस कर देंगे ना। WDV मेथड पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और इतनी डेप्रिसिएशन तो आपने अकाउंटिंग में सीख ही ली होगी। सर ये 3 मिलियन में से सर 778,000 ये माइनस कर दिया, और इसका कितने परसेंट ले लेंगे? 15%। लेकिन ये एसेट कितने परसेंट इस्तेमाल हो रही है बिजनेस में? सर उसका भी 80% लेंगे। सर जी 3 मिलियन का 778,000 के ये 3 मिलियन थी ओपनिंग, उसमें से जो बेचा वो माइनस किया, उसका 15%, और उसके 15% का भी 80%, चूंकि 80% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। सर जी कितना आ गया? 2,666,40। लो सर, ये मैंने डेप्रिसिएशन वाला समुंदर पार किया, बड़ी मुश्किल। ठीक हो गया? वह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो ये आप कर लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, मैं यकीन माने जो मुश्किल सवाल है वो लेके आऊं आपको यहां पे कराने के लिए, और ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है, और ये इसमें डेप्रिसिएशन वाला पार्ट ही बस ट्रिकी था, बाकी आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ब्रेक करके सारी डेप्रिसिएशन जो है वो करके बता दी। सर डेप्रिसिएशन वाला मसला अब हल हो गया, तो मैं आगे चलता हूं। सर एन अमाउंट ऑफ 40,000 पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। सर एडवांस सैलरी। सर 40,000 की अमाउंट है, कैश में नहीं देनी चाहिए थी, इन कैश लिख लीजिए, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगी। सर उसके बाद आ गया एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में क्या शामिल था? सर हमने इसमें डिस्कस किया था कि 7 लाख रुपए जो रिसर्च है ना चाइना में, वो अलाउड नहीं होगी। रिसर्च इन चाइना, उसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे।
उसके बाद आ गया एन एक्सपेंस ऑफ 6,50,000। सर ये खर्चा जो है ये तो आप लैंड खरीद रहे हैं उसका है, ये तो एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, तो अकाउंटिंग की बात है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है कितना भैया, 6,50,000, इसको ऐड बैक कर देंगे। सर जी जो ये बकरी या बकरा गोट्स जो भी खरीदे तो सर इसको ऐड बैक करेंगे, चूंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है सर, ये पर्सनल एक्सपेंस है। कितना है भाई, 2,25,000। उसके बाद डोनेशन की बात, सर डोनेशन क्या माइनस होना चाहिए? सर डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता सर, ये ऐड बैक कर देंगे। मैंने आपको बताया बस वो एडजस्टमेंट थी इसमें टाइम लगा और वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिटेल रिक्वायर कर रही थी, इस वजह से वो आपने कर ली तो बस बाकी आसान है। 40% ऑफ द अमाउंट वॉज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन 30th स्केड्यूल। ये सवाल में ओरिजिनली सवाल में सेकंड स्केड्यूल था, मैं आपके लिए तब्दील करके 30th स्केड्यूल लिख के लाया हूँ, कोई टेंशन नहीं है, टैक्स क्रेडिट मिलेगी। पहले स्टेट डिडक्शन का कॉन्सेप्ट था, छोड़ दीजिए उसको, हमने जो सवाल हल करना है वो करंट रूल्स के मुताबिक करना है। इसी वजह से इस जो सवाल मैं करा रहा हूँ जो आई कैप करा रहा है, इस दोनों में डिफरेंस आएगा जो आई कैप का सोल्यूशन है उसके साथ, क्योंकि मैं आपको अपडेटेड रूल्स के मुताबिक करा रहा हूं। अच्छा 1 मिलियन जो है वो एड बैक हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम, सर जी इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये खर्चा अलाउ नहीं होगा सर, इसका क्या मिलना है, टैक्स क्रेडिट मिलना है। सर जी मैं स्टेप बाय स्टेप करता गया और मैंने ये सारे कर लिए। उसके बाद आ गया अदर इनकम में क्या शामिल है, मैं ये सारी एडजस्टमेंट कर ली और मुझे पता है मेरे टैक्स क्रेडिट वाले 2 पॉइंट्स रहते हैं, वो तो मैंने बाद में ही करने हैं। अदर इनकम, सर अदर इनकम में शामिल है 7,20,000 रुपए। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाने चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में सर इसको कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन, तो इस वजह से इसको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाने चाहिए, यहां से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। लेस करना है भैया, ये मैं लेस कर देता हूं, 7,20,000 शामिल है, पूरे का पूरा कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा कितना, 80,000। सर यहां पे लिख दूं साथ ही, ये लीजिए सर। उसके बाद उसने कहा कैपिटल गेन 430 और 250 का था जो अदर इनकम में शामिल किया गया, लेस कर दीजिए। कैपिटल गेन 430 प्लस 250, जी भाई 680,000। सर ये भी क्या कर देना है, लेस कर देना, साथ ही इसकी एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए आपको। वर्किंग नंबर 2, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक तरफ है पब्लिक कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, गेन ऑन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। दूसरे नंबर पे गेन ऑन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ले सर ये जो पब्लिक कंपनी है इसका क्या मतलब है, ये क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई। सर कितना गेन है, सर इसमें दो है ना, 430 वाला जो है वो पब्लिक अनलिस्टेड है, 250 वाला लिस्टेड है। सर 2.5 लाख का गेन है और ये ट्रीट होगा एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसकी वर्किंग भी कर देते हैं। सर सेपरेट ब्लॉक इनकम की अगर हम बात करते हैं, खरीदा कब था सर, 1 जनवरी 2019 में। स्टेप नंबर 1,
कैपिटल गेन के अंदर घुस जाइए। स्टेप नंबर 1, कैपिटल एसेट है, यस। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर सिक्योरिटी, गेन या लॉस, गेन। सर सेपरेट ब्लॉक आइटम है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो फिर होल्डिंग पीरियड देखेंगे। सर होल्डिंग पीरियड कितना है? सर जी 1 जनवरी 2019, 2020 1 साल, 2021 पूरा हो गया, कब बेचा है? सर 1 जनवरी 2020 को 1 साल पूरा हो जाएगा ना, 1 जनवरी 2020 को 2 साल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद कितना हुआ? 6 महीने, यानी 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम। सर 50%, 125, यार वो ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं। वो जो मैं बात कर रहा था वो 2 से 3 साल वाली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें तो सिंपल है कि 12.5% का रेट लगना है, इस पर 12.5% का रेट लगा देंगे। अगर ये इमूवेबल होती तो फिर वैसे करते जैसे बता रहा था जी भाई। 31250। सर जी उसके बाद आ जाएंगे गेन ऑन लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी का कितना था? 4,30,000। सर ये सॉरी अनलिस्टेड कंपनी है। अब इस पे स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, स्टेप नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर, अदर गेन या लॉस, गेन। होल्डिंग पीरियड देखेंगे, मोर देन 1 ईयर है। सर होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, तो 75% टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितना बना? सर जी ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कर ली हैं। अब जब मैं ये एडजस्टमेंट कर चुका तो मेरे ज़हन में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए, यार इनकम के हवाले से कुछ रह तो नहीं गया? डिडक्टेबल अलाउंस इसमें वैसे ही नहीं है, इनकम सारी कंप्लीट हो गई, बस अब कर सकते हैं हम। इनकम फ्रॉम बिजनेस की ये वाली एडजस्टमेंट रह गई है, टोटल निकाल लीजिए जरा। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 1029,000, 375,000, 16875 और 240,000 और 266,667 जी भाई। 159,015 जी, देखिएगा यही फिगर आ रही है। सर यहां पर लिख लूं डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस जी, 159,015। सर ये माइनस करना है, आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। सर प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा क्या बन रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस, करके प्लीज एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, फिगर आउट ना हो जाए। $7,20,000 आपको टैक्स मिला था, उसमें एडिशनल 80,000 था, 80,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। जो पैसे आपने रिफंड के लेने थे, असल रकम मिल गई, जो ऊपर वाली रकम थी वो अदर सोर्स में ले गए बस। सर जी टोटल फिगर बताइएगा मुझे। वो कोई कर भी रहा है जी भाई? 13,703,985 यही फिगर है जनाब। 13,703,985। सर जी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने निकाल ली। वर्किंग नंबर 1 रेफर कर दीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन आपके पास कितना आ जाएगा? नहीं यही लेना है, 322,500 प्लस ये आएगा 322,500 प्लस 2.5 लाख।
जी भाई बताइएगा। 572,500। सर ये कैपिटल गेन आ गया, इसके अलावा इसकी कोई इनकम नहीं है। ये आ गई जनाब आपकी टोटल इनकम। जी भाई टोटल कीजिएगा। 14,356,485। सर ये टोटल इनकम जैसे ही निकाली, अब कल याद है मैंने एक स्ट्रिंग शुरू की थी, मैं वो दोबारा शुरू करता हूं। सर हेड्स ऑफ इनकम को टोटल किया, टोटल इनकम जैसे ही निकाली, जेन में क्या आना चाहिए? सेपरेट ब्लॉक इनकम के बाद क्या निकालना है? डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस के बाद क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बाद क्या आ जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी के बाद क्या आ जाएगा? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट के बाद क्या आ जाएगा? टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऐड करनी है, फिर उसके बाद एफटीआर वाला ऐड करना है, फिर उसके बाद लेस कर देना है जो एडवांस टैक्स है, या उसके बाद लेस कर देना है जो एफटीआर में टैक्स डिडक्ट हुआ है, आपका टैक्स पेबल आ जाए। सर जी ऐसा ही है ना? ये असल में जैसे आपने दोनों तरफ से सवाल को पकड़ लेना है। एक तरफ ये सवाल है कि आप सवाल कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपके जेहन में ऑटोमेटिकली आना चाहिए यार इसके बाद ये चीज बनती है, इसके बाद ये चीज बनती है। उससे होता ही है कि लाइन बाय लाइन अप्रोच करते हुए कोई चीज आप स्किप कर देते हैं तो वो यहां से इंशाल्लाह आप केटर कर पाएंगे। सर टोटल इनकम आपके पास आ गई। सर सेपरेट ब्लॉक इनकम लेस कर दीजिए। सेपरेट ब्लॉक आइटम है सिर्फ 2.5 लाख की, ये लेस कर दी तो आपके पास क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम आ गई। प्लीज दोबारा बताइएगा। 14,106,485। अच्छा जनाब, टैक्सेबल इनकम भी आ गई, उसके बाद हमने रेट अप्लाई करना है तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल एओपी कंपनी इंडिविजुअल। स्टेप नंबर 2 सैलरीड नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड है। पेज 49 का नीचे वाला टेबल, ऊपर वाला टेबल हम कैसे देते हैं आपको वो देख लीजिए। आप आई के आपकी किताब में या जिस बुक से आप देख रहे हैं जहां पे रेट देख रहे हैं वो देख लीजिए। बस ये स्टेप जेन में रखेगा। इंडिविजुअल एओपी कंपनी सैलरीड नॉन सैलरीड। जी 40 एक बार दोबारा कीजिएगा। 270। सर ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। जैसे ही टैक्स लायबिलिटी आई, अब आपके दिन में आया भाई 2-3 टैक्स क्रेडिट थे, मैं जरा उन्हें पहले देख लूं। सबसे पहला टैक्स क्रेडिट कौन सा आ रहा है? सर अगर तो फुल टाइम टीचर होता तो पहले उसको देखते, वो नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता पहले उसको देखते, वो भी नहीं है। अभी आपके पास जो टैक्स क्रेडिट चल रहा है वो कौन सा है सर? डोनेशन और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, यही दो है ना सर? कोई भी पहले ले लें, हम डोनेशन ले लेते। सर डोनेशन, डोनेशन के हवाले से हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक्चुअल ए ओवर बी इंटू सी है ना। व्हाट इज ए? 4057,270। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम 14,106,485। व्हाट इज सी? लोअर ऑफ। जी लोअर ऑफ एक्चुअल ले लीजिए। एक्चुअल कितना है? 1 मिलियन। और दूसरा ले लीजिए 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी मेरा भाई 4057,270 का 30% लीजिए। नहीं सॉरी, 14,106,485 का 30% लीजिए। सॉरी 4231,946। ज्यादा नहीं हो गया सर? हो गया सर। हो इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 1 मिलियन ले लीजिए,
सर जरा बताइए। अच्छा आप पहले ही 1 मिलियन ले लेते तो ठीक था सर, अगर 2 मार्क्स की एडजस्टमेंट थी तो 1 मार्क मिलता। सर आपको शो करना है कि मैं घर से पढ़ के आया हूं, मुझे ये एडजस्टमेंट पता है, मैंने तुक्का नहीं लगा दिया। ठीक है सर बताइए। 287617 सर जी ये लेस करना होता है। उसके बाद आ गया टैक्स क्रेडिट, दूसरा कौन सा, हेल्थ इंश्योरेंस वाला। सर हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट A over B into C, now what is A? 4057270, what is B? 14106,485, what is C? Lower of 5% of taxable income, यानी 5% into 14106,485। जी भाई बताइएगा। 705324। और दूसरे नंबर पे 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, दूसरा क्या है भाई 150,000, और एक्चुअल कितना है 2 लाख। इन तीनों में से कौन सा लेना है भाई। सर 1.5 लाख 705324 था 5% का, 1.5 लाख, और 2 लाख किधर से आएगी, एक्चुअल था। सर इन तीनों में से लोड ले लीजिए। फोर 4143 सर जी ये भी लेस कर दीजिए। 43143 भी लेस कर दीजिए। सर आपका आ जाएगा। उसके बाद कोई है टैक्स क्रेडिट, मैं एक बार देख लूं। ये वाला टैक्स क्रेडिट हो गया, ये वाला टैक्स क्रेडिट हो गया। उसके अलावा कोई टैक्स क्रेडिट है मेरा भाई। जी भाई। सर टैक्स क्रेडिट जब खत्म हो जाता है तो जेन में अगली बात क्या आनी चाहिए, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सर ये जो 2.5 लाख का कैपिटल गेन था इस पर 3.5% टैक्स लगना है, सॉरी 12.5% टैक्स लगना है। दिमाग में इमूवल ही चल रहा था। 12.5% लगना है सर। रेट गिवन होगा वैसे सीधा सीधा 12.5% ही है सिक्योरिटीज के लिए। सर बताइएगा कितना बन गया। 31250 सर जी ये भी आ गया। और ये सर ऐड होना है, ये तो टैक्स है, ये ऐड हो गया। सर ये आपका टैक्स पेबल आ गया। जी बताइएगा आपने करना क्या है। 4057270, 287617, 43143 को लेस कर दीजिए, और 287617 को लेस कर दीजिए, और 31250 ऐड कर दीजिए। जी भाई 3757760 सर जी ये आपका न्यूमेरिकल था। इसमें मेजर जहां पे प्रॉब्लम आई है या आ सकती है किसी स्टूडेंट को, सर न्यूमेरिकल करते हुए ना पैनिक नहीं करना आपने। मैं आपको सच बताऊं प्रॉब्लम किधर आ सकती है, सुन लीजिए। आप सवाल हल कर रहे हैं, एक चीज ज़हन में रखिए, सर मेरे पे मजबूरी पता क्या है, मैंने 100% ठीक करना है, 100% ठीक करना है। आपके लिए आसानी पता क्या है, आपने 50% ठीक करना है, यानी 50% भी आपने पास हो जाना है। मैं इधर 7 की जगह 9 लिख दूं तो कल व्हाट्सएप मेरा भरा होगा, सर ये 7 नहीं आना था 9 आना था। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और कहीं पे फंसे तो अपने दिमाग को ऑल इज वेल, ये एक एडजस्टमेंट कितने मार्क्स की होगी, मिट्टी डालें इसके ऊपर, आगे अगली एडजस्टमेंट्स करें। अब एक चीज आपको बताऊं, जो आगे ट्रेंड चल रहा है ना, इससे पहले वो ना सारा जोर दे देता टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने पर। आप गौर कीजिए, अभी जो पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स के सवाल आए वो टैक्सेबल इनकम के बाद वाली वर्किंग पे बड़ी फोकस कर रहा है, और उसके टैक्स क्रेडिट और चीजें बहुत दे रहा है। तो समझ आ रही है। अगर मैं दरमियान में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूं, पहले भी ये सवाल कराया हुआ है बच्चों को क्लास में,
तो सर ऐन मुमकिन है कि एक बिल्कुल अनसीन सवाल होगा जो आप लोग कर रहे होंगे, तो आप उससे पैनिक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए 100% ठीक करना इज़ नॉट ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप सारा सवाल ही गलत कर दें। यानी एक स्टूडेंट है, वो आया कहता है सर मैंने कहा क्या हुआ सर, मेरा नहीं पास हुआ, क्यों सर, मैं न्यूमेरिकल ही करता रहा हूँ, 2.5-3 घंटे ही करता रहा हूँ न्यूमेरिकल। आपने गलत कर दिया ना सर, उस न्यूमेरिकल की एक वर्थ थी, उसको उसके मुताबिक करना चाहिए था। ठीक है, आप एक एडजस्टमेंट है, उसकी वर्थ है, 4 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, नहीं समझ आ रही, 10 मिनट हो गए सर खपाते हुए, यकीन माने उस एडजस्टमेंट के पीछे लगे रहोगे ना तो पूरा पेपर ले बैठेगी वो एडजस्टमेंट। उसकी एक औकात है उस एडजस्टमेंट की, को 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यार 5 नंबर का मतलब है कि उसकी वर्थ 10 मिनट है मैक्सिमम। और अगर वो उस हैसियत से ऊपर की गेम है तो उसको कोई खुदा हाफिज, कोई गल नहीं। मेरे पास 95 मार्क्स का पेपर पड़ा है पास होने के लिए। सर इतना हाजिर दिमागी आपको चाहिए होगी पेपर में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, मैंने ये पहले भी कराया, मैं फिर भी सवाल करते हुए आपको बता रहा हूं एक एक चीज, लेकिन मैं बाउंड हूं कि मैंने हर एडजस्टमेंट ठीक करनी है। सर आप बाउंड नहीं है, आप एक एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही उसको करें और आगे चलें, क्योंकि आपने 20 में से 14-15 नंबर आराम से आ जाते हैं न्यूमेरिकल में, वो ले लीजिए यार। ये ऊपर वाले 5 के चक्कर में जो सवाल पक्का रट्टा लगा हुआ है वो भी खराब करें। अभी इंशाल्लाह शायद इस सेशन में, तो कल का दिन सेल टैक्स का पॉसिबल ना हो, एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और इंडिविजुअली न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करना है, और पहले 15 मिनट के हवाले से भी डिस्कशन है इंशाल्लाह, वो आपके साथ करनी है। वो एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा फेसबुक पे भी और यूट्यूब वगैरह पर भी। सर ठीक है, अच्छा जनाब देखिएगा, ये सवाल इस तरह होना था। मैंने ये सवाल बड़ी डिटेल में आराम आराम से करके बताया, और मैं फिर कहता हूं कि ये सवाल आई कैप ने जितने सवाल मुश्किल दिए उन मुश्किल सवालों में से एक सवाल था, ऑल्दो ये डूएबल था, ये डूएबल था। इसकी न्यूमेरिकल साइड थोड़ी वर्किंग ज्यादा थी, खासतौर पर डेप्रिसिएशन की और रूल की एप्लीकेशन की। सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले नंबर कटेंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। सिर्फ डेप्रिसिएशन वाले, आपने इनिशियल नाउन नहीं लिया है, आपके जेहन में नहीं आया, फिगर गलत हो गई। अब जाहिर बात है अगर फिगर गलत हुई है तो आपका टैक्सेबल इनकम 14106 नहीं आएगी, आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई 13 मिलियन, तो 13 मिलियन पे टैक्स लाइबिलिटी भी गलत आएगी, फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट लेंगे वो भी सब गलत आएगा। नहीं सर, एक एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको पैसे किस चीज के देने हैं, इसी चीज के जो फिगर आपने गलत निकाली है ना उस गलत के मुताबिक लेके चले कि अगली एडजस्टमेंट्स ठीक ही हैं। सर एक एक पेपर चेक करते करते पौना घंटा लग जाता है सर। वो जो है गलती आपने पेपर में की है, जो 14 मिलियन की बजाय 13 मिलियन आया है, उस गलत फिगर पर टैक्स लायबिलिटी उसने ठीक निकाली है, उस फिगर के मुताबिक अगर ठीक निकाली है तो उसके नंबर मिलेंगे, उस फिगर के मुताबिक टैक्स क्रेडिट ठीक निकाला तो नंबर मिलेंगे सर उसके। इस तरह नहीं है कि एक गलत हो गया तो सारा कुछ ही गलत, वो सिर्फ टीचर पे ही अप्लाई होता है, स्टूडेंट पे नहीं होता सर। सर जी मैंने आपको इसके अलावा एओपी की डिस्कशन, एओपी की मैंने मेजर न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट जो न्यूमेरिकली कैसे हल करना था वो बताया है। अलबत्ता एक हिस्सा और है जो मैंने अभी डिस्कस करना था सर, एक मेजर पार्ट है जो अभी डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक पार्ट है जो आपके साथ डिस्कस नहीं किया जो रिवीजन सेशन वाले हैं। सर एक छोटा सा सवाल है वो आपको कराने लगा हूं, ऑल्दो मैंने प्लान तो लेटेस्ट अटेम्प्ट के लिए किया था और मैं उसके लिए सारी चीज़ें लेके आया था, लेकिन इस सवाल को डिटेल से कराने के बाद हम इंशाल्लाह आपको ये मेजर कॉन्सेप्ट बता देते हैं और लास्ट 14 अटेम्प्ट्स की डिस्कशन कर देंगे तो हमारा टाइम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि हमें 1 घंटा उस सवाल पर भी लग जाएगा जो कि हम इस वक्त इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह वो ऐड कर दूंगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का एओपी का सवाल यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा।
सर जी, मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर वजाहत आर टू लॉयर्स एंड वर्किंग टुगेदर एज अ फर्म इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ रिजवान वजाहत एसोसिएट्स. During the year, the firm has earned aggregate profit of 3 lakh. The aforesaid profit includes the following deductions: salaries to partner रिजवान और वजाहत, इनकी सैलरीज हैं. एक्सपेंसेस ऑन विच द टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड. सर टैक्स नहीं काटा, टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी, टैक्स नहीं काटा. सर 50,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट क्रॉस चेक के अलावा कर दिए. मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, मैंने आपको कहा था 2.5 लाख अकाउंट बैलेंस, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 और कैश में की हो, यही 3 बातें थी. सर एक पॉइंट है, अगर उसने 60,000 की पेमेंट की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस या अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है? अगर नहीं पता तो भाई चुप करके कहेंगे ठीक है ये सब अच्छा ही हो रहा है, फिर उसको ऐड बैक नहीं करना. यहां पर भी वही वाली बात है. अगर आप ये ज्यूम करें कि अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर होगा और ये नोट दें तो फिर ये देना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा. नॉर्मली करने की जरूरत नहीं है. सर प्रॉफिट ऑन डेट टू रिजवान, बोथ पार्टनर्स हैव इक्वल शेयरिंग है. मिस्टर रिजवान हैज नो अदर इनकम. Mr. Wajahat is also running a business of printing and advertising services. He earned income of rupees 150,000 from the said business. Determine the tax liability of the firm and its member. सर जी फर्म का नाम है रिजवान वजाहत एसोसिएट्स. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. टैक्स ईयर क्या है? 2022. ये आपकी आई कैप की बुक का सवाल है. मैं असल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ ना वो इससे बहुत अच्छा इंशाल्लाह समझ पाएंगे. पास पेपर में भी इसी तरह का सवाल आया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी था तो मैंने ये करवाया उसकी बजाय. सर जी आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है. सर एओपी की वर्किंग तो बिल्कुल ऐसे ही करनी है जैसे बिजनेस की वर्किंग करते हैं, बल्कि इस पे तो रेट भी वही अप्लाई होता है. सर अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया. सर आपको पता है ये बात बता चुके हैं कि पार्टनर्स को जो सैलरीज दी जाती हैं या एओपी के मेंबर को जो सैलरी या रेम्युनरेशन दी जाएगी वो अलाउड एज डिडक्शन. सर ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे सैलरीज टू रिजवान. सर कितना? 1 लाख. और वजाहत सैलरीज टू रिजवान एंड वजाहत. अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया एक्सपेंसेस जिस पर टैक्स नहीं काटा. सर काटना चाहिए था ना. सर एक्सपेंसेस ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड. कितना भाई? 40,000. सर पेमेंट मेड किया है 50,000 से ऊपर की है, क्रॉस चेक के अलावा की मसला नहीं है. ये इसका अकाउंटिंग बैलेंस हम रिज्यूम करेंगे कि अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ऊपर है. प्रॉफिट ऑन डेट. सर पार्टनर को कुछ भी नहीं देना. प्रॉफिट ऑन पार्टनर को जो भी दिया है वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना. सर प्रॉफिट ऑन डेट किसको दिया है? रिजवान को. सर कितना? 50,000. सर ये सब ऐड बैक कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा टैक्स प्रॉफिट. 3 और 1 4 और 6 40,000. सर ये आपके पास आ गया. सर उसने तो कहा है कि टैक्सेबल इनकम लिखे तो बेहतर है. उसने कहा है टैक्स लाइबिलिटी बताएं. सर जी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं. सर स्टेप नंबर 1, इंडिविजुअल एओपी कंपनी. एओपी सैलरीड नॉन सैलरीड? नॉन सैलरीड होता है ना एओपी. तो सर रेट लगा दीजिए.
जी भाई 14,000 सर जी, टैक्स लायबिलिटी का रेट आ गया 14,000, टैक्स लायबिलिटी आ गई 14,000 की। सर जी यहां तक तो कोई मसला नहीं था, मैंने आपको सवाल ये करवाया क्यों है, अभी तक जितना पढ़ा है इसके लिए ये सवाल नहीं करवाया, असल में सवाल इसके बाद वाली एडजस्टमेंट कराने पढ़ाने के लिए कराया है, और वो ये है कि सर आप ये बताएं रिजवान और वजाहत, रिजवान और वजाहत को कितना प्रॉफिट मिलना है, इक्वल, और हमने कहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, यस और नो, तो ये 64,000 का कर दें, 640,000 का 50% यहां पे ले लेंगे और 640,000 का 50% यहां पे ले लेंगे, ऐसे ही करेंगे सर। यही बात समझाने के लिए आपको ये किया और जानबूझ के आपको ऐसे बता रहा हूं। 640 का 50% कितना बन रहा है, 320। सर जितना आपको कल तक पढ़ाया उसके मुताबिक तो ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन जो आज नई बात पढ़ाई है वो ये कि सर ऐसे नहीं करेंगे, सर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। उसकी वजह है सर, अब काम की बात सुनिएगा, अगर टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट किया उसके अंदर एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, एडजस्टमेंट्स पार्टनर से रिलेटेड हैं, तो सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसका टेबल बनाएंगे। अगर टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट्स पार्टनर से रिलेटेड है तो सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बल्कि उसका टेबल बनाएंगे। सर जी टेबल पता कैसे बनाते हैं, एक पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, एक पार्टनर है रिजवान, एक पार्टनर है वजाहत, और यहां पर एक टोटल लिखेंगे। फिर जो जो एडजस्टमेंट टैक्सेबल इनकम के अंदर मौजूद थी पार्टनर से रिलेटेड वो सारी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सैलरी, सर कितनी है, सर रिजवान को 1 लाख मिली और वजाहत को 1.5 लाख, और ये टोटल कितनी हो गई। सर प्रॉफिट ऑन डेट, रिजवान को कितना मिला, वजाहत को कितना मिला, कुछ भी, टोटल कितना हो गया 50,000। सर जी अगली बात बड़ी ध्यान से समझिएगा, सर इसके बाद हम एक फिगर लिखेंगे कि यार टोटल कितना है, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है 640,000। सर जी ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये सबसे कीमती पॉइंट है। 640,000 में से ये दोनों जो पार्टनर्स को पैसे मिले थे वो लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सर ये कितना बना 3,40,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, और इसको तकसीम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, यानी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तकसीम होगी, पूरी अमाउंट नहीं होगी सर, यानी पूरी टैक्सेबल इनकम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे तकसीम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है, वो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर लेस करने के बाद बाकी चीजें बाकी होगी। सर ये कीजिएगा 340 को 50-50, 170 इधर 170 इधर। सर जी यहां पे कितना आ गया, $320 इधर आ गया, 320 इधर आ गया। सर बाय चांस ये फिगर इस वक्त इन दोनों का 50% बन रही है, लेकिन नहीं बनती, और जो भी सवाल करेंगे उसमें नहीं बनेगी। सर ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर अब सर सारी बात को एक लाइन में कहूं तो सर अगर टैक्सेबल इनकम के अंदर कोई एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर होगी तो याद रखिएगा आपने करना क्या है, आपने फिर सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं कर देना बल्कि उसका टेबल बनाना, और टेबल में पहले एडजस्टमेंट प्लेस करनी है, फिर टोटल टैक्सेबल इनकम में से एडजस्टमेंट लेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे तकसीम करेंगे, और फिर हम कहेंगे आर का शेयर ऑफ एओपी पता है कितना है
ये है सर शेयर ऑफ एओपी ऑफ आर रिजवान का, और यहां पर आएगा शेयर ऑफ एओपी ऑफ वजाहत। सर जी ये बात आपकी समझ में आ गई। अब जरा आगे चल रहे हैं, अब जरा इसी सवाल को कंप्लीट करते हैं। वो कहता है मेंबर्स की बताएं आप। बिस्मिल्लाह। सर जी अगर मैं बात करूं वजाहत की, सर रिजवान की तो कोई और इनकम ही नहीं है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। रिजवान के बारे में बस ये लिख दें, एज रिजवान हैज नो इनकम अदर देन शेयर ऑफ एओपी, सो देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिजवान। खत्म। उसके बाद बात करेंगे वजाहत की, तो वजाहत के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। रिजवान के लिए नोट भी चलेगा। सर वजाहत की इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? 150,000। सर शेयर ऑफ एओपी कितना है? सर ये शेयर ऑफ एओपी आपने ये वाली फिगर लेनी है सर। जी भाई कितना बन गया? 320,000। सर जी कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, यही आ जाएगी टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस। $470,000 टैक्स लाइबिलिटी फॉर रेट पर्पस। सर 470 की टैक्स लाइबिलिटी बताइए। 70,000 का 5% होगा 3500। सर जी ये 3500 तो रेट पर्पसेस के लिए एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी इसको खत्म करना है। सर जी 3500 टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय 470,000 मल्टीप्लाई बाय, सर जी बताइएगा। सर जी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये की पॉइंट है जो आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया। सर लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस करने लगा हूं, इसके बाद 14 अटेम्प्ट्स की डिस्कशन करूंगा। मैं प्लान तो ये करके आया था कि ये करवा दूंगा, मगर सर जी मेरे साथ रहिएगा और डिस्कस करने लगा हूं। ये आज आप सब लोगों ने घर जाके करना है। सर कामकाज एंड कंपनी इज एन एओपी विथ 3 मेंबर्स नेमली बाकिर, उमर एंड सदाबहार। 2 बंदे हैं और एक कंपनी है। बाकिर उमर जो है वो इंडिविजुअल्स हैं और सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये पहली बार इसने पूछा है और इसीलिए मैं डिस्कस भी कर रहा हूं कि यार ये बात इससे पहले आई नहीं है। एओपी के 3 मेंबर हैं, 2 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल हैं और 1 कंपनी है। प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 20 to 30 to 50। शेयरिंग रेशो भी उसने दी हुई है। पहले साल में 18 लाख का लॉस आ गया, दूसरे साल में 25 लाख का गेन आ गया, और 25 मिलियन का सॉरी, और डिविडेंड इनकम भी उसने अलहदा से बताई हुई है। सर इसने बताया साथ यह है कि एनुअल फिक्स्ड कमीशन भी है। सर आपको पता होना चाहिए अगर फिक्स कमीशन मिल रही है एसपीएल यानी सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड को जो कि मेंबर ऑफ एओपी है, तो ये तो एड बैक होनी चाहिए। यस और नो? सर ये तो पता है ना कि मेंबर ऑफ एओपी का कोई रेम्युनरेशन मिल रहा होगा तो वो एड बैक हो जाएगा। तो यहां तो ये दोनों सालों में 7-7 मिलियन एड बैक होना था। 7 मिलियन यहां पर भी एड बैक होना था और यहां पर भी एड बैक होना था। 1 फरवरी 2021 को बाकिर अर्न्ड कैपिटल गेन ऑफ 5.2 मिलियन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018। सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट है, लेकिन ये बाकिर की जाती है। सर एओपी की बात खत्म हो गई, एओपी की बस इतनी सी डिस्कशन ही थी।
और उमर जो ऑपरेट कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, उमर इसके अलावा अपना बिजनेस भी कर रहा है और इसकी इंडिविजुअल इनकम भी है 6 मिलियन और 2.5 मिलियन। सर जी आपको पता होना चाहिए कि उमर की अपनी टैक्सेबल इनकम आएगी, लेकिन 2020 में चूंकि यहां पे लॉस आया तो क्या शेयर ऑफ इनकम शेयर ऑफ लॉस आएगा फॉर रेट पर्पज। सर आपको कल बताया था एओपी में अगर लॉस आ जाए तो शेयर ऑफ लॉस जो है वो टैक्सेबल टैक्स रेट के पर्पज के लिए शामिल। सर ये 18 मिलियन का लॉस है, ये 6 मिलियन का गेन है, ये रेट पर्पज के लिए शामिल नहीं होगा। हाँ दूसरे साल लॉस एडजस्ट करने के बाद भी इनकम आएगी तो उसके साथ जो है वो शामिल हो जाएगा, फॉर रेट पर्पसेस ऐड हो जाएगा। सर ये बात है। एक इसमें की पॉइंट और था और वो ये था कि पहले साल तो लॉस था, चलो कोई मसला नहीं, दूसरे साल में जब गेन आया था तो सर आपने एओपी का शेयर पहले निकालना था। आपको पता है एओपी में से कंपनी का शेयर पहले निकाल कर फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। उसकी वजह यह है कि कंपनी पे कौन सा रेट लगता है, अगर कंपनी शेयर ऑफ एओपी हो तो उस पर कंपनी वाला रेट लगता है, एओपी वाला रेट। तो कंपनी का जितना शेयर है वो लेस करेंगे चूंकि उस पर कंपनी वाला रेट लगेगा। बाकी एओपी जो है, बाकी एओपी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो सर जो बाकी रह जाएगा वो इन लोगों में तकसीम होगा और इस तरह से कैलकुलेशन होगी। इसमें ये 2-3 पॉइंट क्रूशल थे। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और मैंने 14 अटेम्प्ट्स की पास पेपर डिस्कस करने, तो मुझे लग रहा है कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज मैं ये जरूर करा देता। वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे। अच्छा जनाब उसके बाद हम आगे चलते हैं 14 अटेम्प्ट्स। सर जी बड़ी ध्यान से आप ये देख रहे हैं सर, इसको बनाते हुए 4-5 घंटे लगे हुए हैं कि एडजस्टमेंट को देखना सर जी, लेकिन आपने इसको बस जो है ना एब्जॉर्ब करना है। मैं आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं सर जी। स्प्रिंग 2015 में ताहिर वाला क्वेश्चन था, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना खर्चे के तौर पे माइनस हुआ था। आपको पता होना चाहिए ये इंटेंजिबल है, ये माइनस नहीं होना था, एड बैक करके उसको पता क्या करना था, उसकी अमाउंटाइजेशन माइनस करनी थी। और प्लांट एंड मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सर प्लांट एंड मशीनरी चाइना से इंपोर्ट की फॉरेन जेन में आना चाहिए। सर ये इस पर इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करेंगे, सर समझ आ रही है, और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। अगर उसने प्लांट एंड मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करके सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है तो डेप्रिसिएशन गलत है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कीजिए, इनिशियल अलाउंस माइनस कीजिए, इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट कीजिए और टैक्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। एक ये एडजस्टमेंट थी। सर फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो माइनस की हुई थी एक्सपेंसेस के तौर पे, नहीं करनी माइनस। क्यों सर? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में 3 बातें पढ़ाई थी, उनमें से एक है। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की तीनों बातें ज़हन में होंगी तो ये आपको क्लिक करेगा कि ये पूरा अलाउड है, डिडक्शन नहीं है, इसको ऐड बैक करके 20% माइनस करने की इजाजत होगी। सर लीज की एडजस्टमेंट बड़ी बार आई, मैंने बताई भी। सर जी डेप्रिसिएशन, लीज की एडजस्टमेंट क्या होती है? डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक होता है, इंटरेस्ट भी ऐड बैक होता है, और लेस क्या हो जाता है? लीज रेंटल। लेकिन एक और बात इसके अंदर थी और वो ये थी कि लीज के एडजस्टमेंट में एक की फैक्टर और था, वो ये कि सर आखिरी दिन यानी 30 जून पे वो एसेट लीज से ओन में ट्रांसफर हो गया, तो अब इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? रेजिडुअल वैल्यू लेंगे। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। सर जब लीज टर्म मैच्योर हो जाती है और एसेट लीज से ओन में ट्रांसफर हो जाता है तो टैक्स वाले उसकी कॉस्ट क्या लेते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। और आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो रेजिडुअल वैल्यू पे करनी है। और इनिशियल अलाउंस, सर वो एसेट प्रीवियसली पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है ना, आपने इस्तेमाल किया है, तो इनिशियल अलाउंस नहीं लेना था। सर ये एडजस्टमेंट है, और समझ आ रही है? सुनो सर मैं आपकी मेरी इमेजिनेशन का थोड़ा सा फर्क है, मेरे जहन में वो सवाल भी चल रहा है पूरा, आपके जहन में सिर्फ ये एडजस्टमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकूं। तो यार ये एडजस्टमेंट में 3-4 बातें थी, मेरा दिल नहीं भरा। एक बार फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक, इंटरेस्ट ऐड बैक, लीज रेंटल माइनस।
एक ये एडजस्टमेंट थी। दूसरा जो लीज टर्म मेच्योर होने के बाद आपको ट्रांसफर हुआ था एसेट, उस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर नहीं बल्कि रेजिडुअल वैल्यू पे। उसको कॉस्ट को रेजिडुअल वैल्यू के बराबर लेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करते हैं? अलाउड एज डिडक्शन। सर जी अब आप भी जवाब देंगे साथ साथ। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती बल्कि एग्जेम्प्ट होती है। सर एक मुश्ताक वाला सवाल था, स्प्रिंग 17 में आया, रिसर्च एक्सपेंस किया गया है चाइना में। ये तो सवाल आज के उसमें भी है। सर जब आप सवाल करेंगे ना 4-5 तो यू विल रियलाइज कि चीजें रिपीट हो रही हैं। सर इनिशियल अलाउंस भी लेना, इनिशियल अलाउंस लेना होता है जो प्लांट एंड मशीनरी चाइना से आए, और रिसर्च एक्सपेंस जो किया गया है चाइना में वो तो अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। फिर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सर ये एडजस्टमेंट मैंने आपको भी बताई। अगर कोई एसेट डिस्पोज किया है, सबसे पहला काम ये करो कि अकाउंटेंट ने क्या गेन लॉस निकाला है पहले तो उसे रिवर्स करो, और फिर उसके बाद टैक्स के मुताबिक जो गेन लॉस है वो कैलकुलेट करके उसको अकाउंट फॉर करो। उसके बाद है सब्सिक्वेंट रिकवरी फॉर बैड डेट, ये एडजस्टमेंट भी आपको बताइए। सर जी जो सब्सिक्वेंट रिकवरी भी, सबसे पहला काम क्या करें? अकाउंटेंट ने सब्सिक्वेंट रिकवरी पर एंट्री की हुई है डेबिट कैश क्रेडिट पीएनएल, सर इनकम के तौर पे बुक किया हुआ है। सबसे पहले क्या करें? उसको रिवर्स करें, यानी पहले माइनस करें सब्सिक्वेंट अमाउंट जो भी रिकवर हुई है, उसके बाद ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन कीजिए। ये हमने सब्सिक्वेंट रिकवरी वाली बात कर ली। सर एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, ये तो सर काफी बार डिस्कस हो गया है। एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट को हमने क्या करना था जी? हमने इधर सेल प्रोसीड को नहीं लेना बल्कि कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर लेना। अच्छा जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक करनी है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सर जी अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आए और उसमें भी उसने क्लियरली बताया हो कि अनएब्जॉर्ब्ड कौन सा है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या अमाउंटाइजेशन या इनिशियल लॉस कौन सा है, तो बड़े अलर्ट हो जाएं। चूंकि अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को अलहदा करें और बाकी बिजनेस लॉस को अलहदा करें, पहले उस बिजनेस लॉस को एडजस्ट करें जिसने 6 साल बाद एक्सपायर हो जाना है। चूंकि ये जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ये कब तक कैरिड फॉरवर्ड होती है? अनटिल सेट ऑफ। सर ये वाली बात। अच्छा जी सर इसके बाद स्प्रिंग 18 में सवाल आया कतील वाला, बहुत अच्छा सवाल है ये, बल्कि ये एक ऐसा बेंचमार्क क्वेश्चन था जिसके बाद जो पास पेपर आए उसमें से इस तरह की एडजस्टमेंट काफी ज्यादा होती थी। सर वॉयलेशन ऑफ लॉ, अगर तो कानून की खिलाफ वर्जी की है तो अलाउड एज रिडक्शन ही होगा, अगर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की तो फिर मसला नहीं है, फिर अलाउड एज रिडक्शन हो सकता है। सर अगर इनकम टैक्स विद होल्ड किया हुआ है तो ये एक्सपेंस नहीं होता, ये अलाउड एज रिडक्शन नहीं होता। उसने लिखा हुआ है 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स विद होल्ड हो गया, तो आपने कहना है ये एक्सपेंसेस में शामिल है, आपने कहना है नहीं इसको एड बैक करो और ये इसका क्या मिलेगा असल में? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है। सर डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन नहीं होती बल्कि इसका क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है। सर डिविडेंड और कैपिटल गेन की मिसक्लासिफिकेशन वाली बात वहां पर पहली बार आई थी, अभी इस सवाल में भी आई थी। मिसक्लासिफिकेशन में क्या था? सर कैपिटल गेन की आइटम आपने प्रॉफिट के अंदर शामिल की, पहले तो क्या करना है? उसको रिवर्स करना होता है। सर फिर शाहिद वाला सवाल आया था, शाहिद में एक एडजस्टमेंट थी जो इससे पहले एओपी के सवाल में भी आ चुकी थी। सर वो कहता है कि आपकी पहले प्राइम कॉस्ट मेथड यूज कर रहे थे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? और ये एडजस्टमेंट 2-3 बार आ चुकी है, ध्यान से समझिएगा। प्राइम कॉस्टिंग मेथड पहले इस्तेमाल कर रहे थे, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की तरफ चले गए हैं। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? उसने आपको प्राइम कॉस्टिंग मेथड का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए होंगे। तो यार कॉन्सेप्चुअल बात यह कि प्रॉफिट के अंदर से ओपनिंग स्टॉक माइनस हुआ होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड हुआ होता है। तो पहले तो प्राइम कॉस्टिंग मेथड को जब हमने खत्म करना है तो उसे रिवर्स कर देंगे,
प्राइम कॉस्टिंग मेथड को खत्म करना है तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ओपनिंग पहले माइनस हुआ हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे, क्लोजिंग पहले ऐड हुआ हुआ है तो उसे माइनस। और अब इसकी जगह पे लाना किसको है, इसकी जगह पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को लाना है, उसमें ओपनिंग माइनस कर देंगे और क्लोजिंग ऐड कर देंगे। ये एडजस्टमेंट है, कीमती एडजस्टमेंट है, 2 से 3 बार आई है, सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि भैया प्राइम, अगर प्राइम से एब्जॉर्प्शन की तरफ जाना है तो प्राइम के अंदर ओपनिंग, प्राइम में जो प्रॉफिट है उसके अंदर ओपनिंग लेस हुआ होता है और क्लोजिंग ऐड हुआ होता है। आपने क्या करना है, रिवर्स करना है, ओपनिंग को क्या कर देना है, ऐड, क्लोजिंग को क्या कर देना है, लेस। और इसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड की तरफ आ जाए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को डालना था, प्राइम कॉस्टिंग मेथड को निकालना था तो रिवर्स किया। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को उस सवाल के अंदर डालना है तो क्या करेंगे सर, ओपनिंग बैलेंस को लेस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के मुताबिक है। सर मैंने 2-3 बार कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। सर पैकिंग मटेरियल थी, परचेजेस के ऊपर टैक्स काटे बगैर आपने पेमेंट कर दी तो अलाउड एज डिडक्शन ही होता है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हो तो 20% तक अलाउ नहीं होता, तो ये डिडक्शन नॉट अलाउड अप टू 20%। वो वाली एडजस्टमेंट आई हुई थी, कैश में पेमेंट कर दी अलाउ नहीं हुआ। एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो एग्जाम्प्ट इनकम है, अगर तो वो इनकम मतलब आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है, इसको भी माइनस करना होता है क्योंकि ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो नहीं ना आएगी। उसके बाद आ गया स्प्रिंग 19 में कस्टम ड्यूटी कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड की हुई थी, कस्टम ड्यूटी कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड की हुई थी। 21,10,000 थी तो 1,10,000 ऐड की हुई थी। सर कस्टम ड्यूटी जो है वो ऐड की हुई थी और इसके अलावा उसने, हमने ये देखना होता है कि ये जो टैक्सेस लग रहे हैं क्या ये इसकी कॉस्ट का हिस्सा है और क्या ये हमें वापस मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई एसेट इंपोर्ट किया, उस पर एडवांस इनकम टैक्स लग गया, सर वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होता, लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी है तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड होती है। कस्टम ड्यूटी आपको वापस नहीं मिलती, इनकम टैक्स आपको लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो अगर कस्टम ड्यूटी है, इसको ऐड किया हुआ था, ऐड करना था, और जो इनकम टैक्स है वो अगर ऐड किया हुआ ऑलरेडी तो उसको क्या कर देंगे, माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे या इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। सर उसके बाद यहां पर दोबारा प्राइम कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वाली एडजस्टमेंट थी, वो तो आपको करा ही चुके। इसके बाद मोहम्मद असगर वाला सवाल है स्प्रिंग 21 में जो आया है, ये जो लास्ट सवाल आया है, इतने परेशान मत हो, ये आ जाती भी लाइट। मैं तो शुक्र ही किया था, मैं थोड़ा पानी। सर बस 2 मिनट रह गए, 2 न्यूमेरिकल रह गए। सर स्प्रिंग 21 की बात करने लगा हूं और उसमें न्यूमेरिकल आया था जिसमें रॉ मटेरियल थी और कोई टैक्स डिडक्शन नहीं थी, तो 20% नॉट अलाउड होगा। ये भी एडजस्टमेंट रिपीट हो रही थी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडबैक करनी, इसमें तो कोई बात नहीं है। प्रोविजन, चाहे इस सवाल में प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग थी, प्रोविजन का लफज ही ऐसा है कि आपने देख के कहने के चलो हटो, इसको तो क्या कर देना है, एड बैक कर देना। सर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जब भी आएगा आपके जेहन में वो वाला बेंचमार्क होना चाहिए। बाहर के मुल्क गए हैं तो क्या किसी ब्रांच से रिलेटेड है या किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, अपने मुल्क में किया है तो क्या नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस के मुताबिक है, जो पैसे खर्च हुए हैं वो बिजनेस रिलेटेड बंदों पे खर्च हुए हैं और ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस पे खर्च हुए हैं, और आपने जो है वो ये जो क्राइटेरिया है ये आपके जहन में होना चाहिए, आपने उसके मुताबिक देखना है। आमतौर पे बिजनेस में ईद मिलादुन्नबी का इवेंट हो गया या कोई महफिल हो गई, सर वो सारे एम्प्लॉय उसमें शिरकत करते हैं, ईद मिलन पार्टी हो गई, ये सारे अलाउड एज डिडक्शन होते हैं। उसके बाद आ गया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, दोबारा भी आया हुआ है सर, वही ट्रीटमेंट है, आपको बताया माइनस हुआ होता है उसे ऐड बैक करके 20% माइनस करना होता है। उसके बाद आ गया फरहान, कामरान और रेहान वाला सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो पार्टनर को मिला हुआ था, इसे ऐड बैक करना था। ये एओपी वाला सवाल है सर।
एफटीआर की इनकम थी सर। एफटीआर की इनकम कोई अगर एओपी की हो तो क्या उसको शामिल करते हैं इंडिविजुअल के लिए फॉर रेट पर्पस? नहीं करते, याद रखिएगा। एफटीआर या सेपरेट ब्लॉक आइटम फॉर रेट पर्पस इंडिविजुअल की इनकम में शामिल नहीं होती, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ गया अगर लॉस हो, शेयर ऑफ लॉस आ जाए एओपी से, तो वो भी इंडिविजुअल की इनकम में शामिल नहीं होता। सर एक एडजस्टमेंट लिबास एंड कंपनी वाली आई हुई है, सॉरी सवाल है, ये भी एओपी का सवाल था, अच्छा सवाल है, लिबास एंड कंपनी वाला। इसमें अच्छा, एडजस्टमेंट अगेंस्ट गेन ऑन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी पर कोई लॉस आ गया तो वो सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है। ये तो पढ़ा है ना। इसने बड़ा अनयूजुअल सा सवाल दिया था, क्योंकि बच्चे हमेशा ये सोचते थे कि बिल्कुल एओपी का सवाल अगर आ भी जाए तो वो बिल्कुल इस तरह का सवाल होगा जिस तरह का बिजनेस में होता है, और बड़ी सी वो प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा और हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू करेंगे। इसने बिल्कुल डिफरेंट सवाल दिया, आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को दे दिया और कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट पूछे, यानी FIFO LIFO की एप्लीकेशन पूछी, और यह भी पूछा कि सिंगल डे ट्रांजैक्शन थी तो आपको पता होना चाहिए था कि एवरेज लगना है। और फिर इसने एक एडजस्टमेंट ये डाली कि जी लोन लिया है 5 मिलियन का और कैश में लिया है, तो उसने पूछा कि भाई आपको पता है कि कैश में लोन लें तो वो इनकम में, कैश में लोन लें तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में आ जाता है। ये सारी एडजस्टमेंट उसने पूछी थी ऑटम 21 में। सर स्प्रिंग 21 का सवाल आपको डिस्कस करा दिया, ऑटम 21 का अभी करवा दिया है। सर ये 14 अटेम्प्ट्स हमारी पूरी हो गई सर, थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आप करना सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह जो अपकमिंग सेशन है 15 मिनट बाद उसको शुरू करते हैं, उसमें चैप्टर 14, 15, 16 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ है कि आप टाइमली आ जाइए, ये मैंने करवा दिया आपको सारा, अभी ब्रेक टाइम है जी, थैंक यू।